हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, वीडियो का टॉपिक देखकर आपके मन में कुछ प्रश्न उठ रहे होंगे। पहला प्रश्न ये उठ रहा होगा कि क्यों हम आपसे कह रहे हैं कि फार्मा से एग्जिट करके हेल्थ केयर में जाइए। दूसरा प्रश्न आपके मन में ये उठ रहा होगा कि आखिर फार्मा में और हेल्थ केयर में डिफरेंस क्या है। और तीसरा प्रश्न आपके मन में ये उठ रहा होगा कि अगर हमें हेल्थ केयर सेक्टर में इन्वेस्ट करना है तो कैसे और कहां करें। तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको इस वीडियो में मिलेगा, तो वीडियो में बने रहें। आइए पहले इस बारे में बात करते हैं कि फार्मा सेक्टर में और हेल्थ केयर सेक्टर में आखिर अंतर क्या है। दोस्तों, जब आपको किसी भी तरीके की कोई बीमारी होती है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं या क्लिनिक में जाते हैं या हॉस्पिटल में जाते हैं। और जब आप जाते हैं तो डॉक्टर आपको फिजिकली एग्जाम करता है, कुछ आपको टेस्ट करवाता है, कुछ डेटा एनालिसिस करता है और फिर आपको जो दवाइयां रिकमेंड करता है। तो जो काम हॉस्पिटल के अंदर होता है, जैसे कि टेस्टिंग हो गई या एनालिसिस हो गया, उस तरीके की चीजों को हम हेल्थ केयर कहते हैं। और जो हॉस्पिटल के बाहर यानी कि जो आप दवाइयां खरीदते हैं उसे हम फार्मास्यूटिकल सेक्टर कहते हैं। तो हेल्थ केयर का मतलब होता है हॉस्पिटल्स प्लस फार्मास्यूटिकल्स प्लस डायग्नोस्टिक्स, जैसे कि जो लैब टेस्टिंग होती है, साथ में रिसर्च, साथ में टेक्नोलॉजी और साथ में मेडिकल इक्विपमेंट। तो ये एक तरीके से कंबाइंड जो पूरा यूनिवर्स होता है हमारे जो ट्रीटमेंट का, वो सारा कुछ हेल्थ केयर के अंदर आता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें टेक्नोलॉजी कहां से आया। तो टेक्नोलॉजी यानी कि आजकल आप जो देख रहे हैं, जो ऑनलाइन कंपनीज खुल गई हैं, एप्स खुल गए हैं, जैसे कि 1mg, प्रैक्टो, फार्मेसी, इस तरीके के जो है वो टेक्नोलॉजी में आते हैं। और इसके साथ साथ एक नया फील्ड उभर के आ रहा है जिसमें टेक्नोलॉजी को यूज करके भी ट्रीटमेंट करने की एरिया में काम चल रहा है। और आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा ग्रोथ जो होने वाला है वो टेक्नोलॉजी एरिया में ही होने वाला है हेल्थ केयर के अंदर। तो ऐसा नहीं है कि फार्मा सेक्टर में ग्रोथ नहीं होगा, फार्मा सेक्टर में भी ग्रोथ होगा। तो आइए थोड़ा हम फार्मा सेक्टर की बात कर लेते हैं, इससे पहले कि हम हेल्थ केयर सेक्टर की बात करें। अगर हम प्रेजेंट टाइम्स की बात करें तो इंडियन फार्मास्यूटिकल्स सेक्टर का जो टोटल साइज है वो करीब बनता है 42 बिलियन यूएस डॉलर्स, जिसमें से करीब 50% यानी कि 21 बिलियन यूएस डॉलर्स जो है वो डोमेस्टिक मार्केट है और लगभग उतना ही जो हमारा एक्सपोर्ट का मार्केट है। लेकिन हम अपने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज की ग्रोथ की अगर बात करें तो पिछले 5 सालों में हमें वहां पर कुछ खास ग्रोथ देखने को नहीं मिल रहा है। और पिछले 5 साल की जो एवरेज ग्रोथ है वो करीब 6.2% CAGR की हमें देखने को मिल रही है। हालांकि जो रिसर्च ये कहता है कि आने वाले 10 सालों में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज की ग्रोथ लगभग डबल हो जाएगी, यानी कि हम करीब 12.5% की रेट से ग्रो करेंगे बाई 2030। और हमारी फार्मा इंडस्ट्री की जो साइज है वो 42 बिलियन यूएस डॉलर से बढ़ के बाई 2030 तक 130 बिलियन यूएस डॉलर बन जाएगी। लेकिन इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज की बहुत ज्यादा डिपेंडेंसीज फॉरेन मार्केट्स में है, जैसे कि यूएस और यूके। वैसे तो हमारी जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज है वो करीब 150 कंट्रीज को एक्सपोर्ट करती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हमारा जो एक्सपोर्ट होता है वो यूएसए में होता है। और यूएसए का जो टोटल जो जेनरिक ड्रग्स मार्केट है उसका 40% इंडिया सप्लाई करता है। वहीं अगर हम यूके की बात करें तो यूके के जो टोटल प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स हैं उसका 25% इंडिया सप्लाई करता है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा डिपेंडेंसी हमारी इन दो मार्केट्स पर है। अब आइए जरा हमारे जो कितना ट्रेड हम करते हैं फार्मास्यूटिकल सेक्टर में वर्ल्ड वाइड उसकी बात करते हैं। अगर हम पूरे फार्मा सेक्टर का टोटल ट्रेड वैल्यू देखें तो वो बनता है करीब 650 बिलियन यूएस डॉलर्स। और इसमें जो हमारा कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ 2.5% है। तो हालांकि हम यूएस और यूके मार्केट्स को तो काफी ज्यादा ड्रग सप्लाई करते हैं, लेकिन टोटल ट्रेड का हम बहुत छोटा परसेंट ही सर्व करते हैं। हालांकि जो रिसर्च कहता है कि अगले 10 सालों में ये बढ़ के करीब 6% तक पहुंच जाएगा। तो फार्मास्यूटिकल कंपनीज में वो कंपनियां ही आने वाले टाइम पे अच्छा करेंगी जो यूएस मार्केट्स को और यूके मार्केट्स में एक डोमिनेंट पोजीशन रखती हैं। और फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स में हमारे पसंदीदा पिक्स आप जानते हैं, सन फार्मा और कैडिला हेल्थ केयर। आप चाहें तो इन स्टॉक्स पर बने रह सकते हैं।
आइए अब जरा हेल्थ केयर सेक्टर की बात कर लेते हैं। दोस्तों एनएससी में अगर आप देखेंगे तो हेल्थ केयर के लिए कोई डेडिकेटेड इंडेक्स नहीं है जहां तक कि मेरा जानना है, लेकिन बीएससी में एक हेल्थ केयर इंडेक्स है। आप चाहें तो उसे जाकर चेक कर सकते हैं। अगर हम हेल्थ केयर इंडेक्स की बात करें बीएससी की, तो उसने निफ्टी को बीट किया है 2021 में। निफ्टी ने करीब 2021 में 11.78% की रिटर्न दी है। वहीं जो हेल्थ केयर इंडेक्स है बीएससी का, उसने उसको बीट किया है और 14% से ज्यादा का रिटर्न 2021 में दिया है। और अगर आप इसके हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस को भी देखें तो इस इंडेक्स ने ठीक ठाक किया है, लेकिन पिछले 5 सालों में इसका परफॉर्मेंस कुछ खास अच्छा नहीं रहा। लेकिन अब हेल्थ केयर इंडेक्स काफी तेजी के साथ पिक कर रहा है। तो क्यों हम इस हेल्थ केयर सेक्टर पर बुलिश हैं, आइए इस बारे में बात करते हैं। दोस्तों जब से कोविड आया है तो इसने हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की पोल खोल के रख दी और हमने देखा कि किस तरह लोग बेड्स के लिए भटकते रहे, ऑक्सीजन के लिए भटकते रहे, दवाइयों के लिए भटकते रहे, टेस्टिंग के लिए स्ट्रगल करते रहे। और अब देखिए तो शुक्र है ये प्रैक्टो, 1mg और फार्मेसी टाइप कंपनीज की, जिनकी वजह से लाखों लोगों को फायदा पहुंचा। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे कंट्री के एक लार्जर पॉपुलेशन को उस तरीके से हेल्प नहीं मिल पाई जैसे मिलनी चाहिए। तो हमारे कंट्री का एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन जो है वो अनसर्व्ड है, उनको प्रॉपर हेल्थ केयर का एक्सेस नहीं है। तो जो हम अभी प्रोवाइड कर रहे हैं वो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। और इसलिए मैं कहता हूं कि इस सेक्टर में आने वाले टाइम्स में बहुत जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिल सकता है। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि हेल्थ केयर में डिमांड और सप्लाई में एक जबरदस्त गैप दिख रहा है, और अगर इस गैप को फिक्स नहीं किया तो आने वाले टाइम्स में और भी ज्यादा मुसीबत का सामना हम लोगों को करना पड़ सकता है। और यही वजह है कि जो बड़े प्लेयर हैं, बड़े इन्वेस्टर्स हैं, ऑलरेडी उन्होंने इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दिया है और अपना दांव लगाना शुरू कर दिया है। तो अगर हम सिर्फ 2021 की बात करें तो पी फर्म ने हेल्थ केयर सेक्टर में करीब 585 मिलियन यूएस डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कर दिया है, और ये पिछले 5 साल का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। हालांकि इस वक्त जो वो पैसा लगा रहे हैं वो बड़े प्लेयर्स पे लगा रहे हैं, क्योंकि वो छोटी कंपनियों में पैसा लगाना पसंद नहीं करते। और इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट जिस कंपनी को मिला है वो है अपोलो हॉस्पिटल्स, जिसमें एक साइजेबल चंक इसका इन्वेस्टमेंट गया है। अगर आयुष्मान भारत योजना को सही तरीके से और ईमानदारी से पूरे देश में लगाया गया या इंप्लीमेंट किया गया तो इसकी वजह से हमें 50 करोड़ यानी 50 करोड़ लोगों तक हेल्थ केयर का बेनिफिट या उसकी सुविधाएं पहुंचानी है, जिसकी वजह से हमें 200 बिलियन यूएस डॉलर्स यानी कि लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे करना है। और यही कारण है कि बैंक्स और आरबीआई भी हेल्थ केयर सेक्टर को सपोर्ट कर रहे हैं। एसबीआई ने अनाउंस किया है कि वो 10,000 करोड़ की क्रेडिट लाइंस उन्होंने ओपन कर दी है, और वो जो बड़े हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्लेयर्स हैं उनको क्रेडिट देने को तैयार हैं। वहीं आरबीआई ने 50,000 करोड़ के लिक्विडिटी का अनाउंस किया है, और वो भी हेल्थ केयर सेक्टर को सपोर्ट करने को तैयार है, और उन्होंने इस सेक्टर को प्रायोरिटी सेक्टर घोषित कर दिया है। दोस्तों इसमें खतरा क्या है? देखिए खतरा यह है कि जिस तरीके से गोबर भक्तों की संख्या हमारे देश में बढ़ रही है, इट इज अ कॉज ऑफ कंसर्न। और जिस तरीके से साइंस पर क्वेश्चन मार्क रेज किया जा रहा है और आयुर्वेद वर्सेस एलोपैथ की डिबेट क्रिएट की जा रही है, इट इज रियली अनफॉर्चुनेट। और जो लोग ये डिबेट क्रिएट कर रहे हैं, अब देखिए वो सबसे पहले एम्स में जाकर अपना बेड रिजर्व कर देते हैं, और उनको सर्दी जुकाम और पेट खराब भी होता है तो वो एम्स में जाकर भर्ती हो जाते हैं और बाहर आकर इन डिबेट्स को क्रिएट करते हैं और लोगों को भ्रमित करते हैं। और दोस्तों ऐसे फर्जी बाबाओं से भी सावधान रहिए, जो बनते तो बाबा हैं लेकिन काम लालाओं वाला करते हैं। दोस्तों बाबा ये होते हैं जिन्होंने कभी योगा सिखाने के पैसे नहीं लिए, जिन्होंने कभी दवाइयां बेच के पैसे नहीं कमाई, और सबसे पहले जो पावर और पैसे का जो लोभ है उसको त्यागा। तभी ऐसे लोगों को बाबा कहलाने का हक है। दोस्तों फॉर द रिकॉर्ड मैं किसी भी तरीके के मेडिसिन सिस्टम के खिलाफ नहीं हूं। इनफैक्ट मैं कई सारी ट्रेडिशनल मेडिसिन को खुद यूज करता हूं। आप देखिए ये सारी ट्रेडिशनल मेडिसिन हैं जिनका मैं यूज करता हूं।
लेकिन जहां पर भी मामला थोड़ा गंभीर होता है तो मैं सिर्फ डॉक्टर्स पर ही यकीन करता हूं। बाकी आपकी अपनी चॉइस है, आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता कि आप किस मेडिकल सिस्टम को यूज करें और किसको ना यूज करें, तो ये आपका प्रिविलेज है और आपकी चॉइस है। तो आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि हम हेल्थ केयर सेक्टर में अगर हमें इन्वेस्ट करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, इसका जो सबसे आसान तरीका है, ETF रूट का इस्तेमाल करें और उन ETFs को पिक करें जो BSE के हेल्थ केयर इंडेक्स को ट्रैक करता है, और आपको कई सारे ऐसे ETFs मिल जाएंगे। और ETF जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, ये स्टॉक की तरह ही ट्रेड होता है, आप खरीद बेच सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा फायदा होगा कि आपको ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे हेल्थ केयर में नई कंपनीज ऐड होती जाएंगी, आपको उसका फायदा मिलता जाएगा, और जो अंडर परफॉर्मर कंपनीज हैं उनको इंडेक्स से निकाला जाएगा, जिसका भी आपको फायदा मिलता रहेगा। तो आपको बिना रिसर्च किए इसका आप फायदा उठा सकते हैं। हाँ, यहां पर एक चीज को ध्यान में रखिए कि अभी इसकी एक शुरुआत है, और इसका जो असली फल आपको पाने के लिए इसे कम से कम 4 से 5 साल इंतजार करना पड़ेगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर प्रॉपर तरीके से इस इंफ्रास्ट्रक्चर को गवर्नमेंट की तरफ से पुश किया गया तो हमें 2 to 3 टाइम्स रिटर्न्स विद इन 5 to 7 ईयर्स मिल सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने स्टॉक्स खुद पिक करना चाहते हैं तो मैं ये सलाह दूंगा, जो हेल्थ केयर के जिन सेक्टर्स को मैंने बताया उनमें से हर एक सेक्टर से जो लीडर है उसको पिक करके उसका एक बास्केट बनाकर अपने पोर्टफोलियो में रख लें। दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम दोस्तों। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में।